ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। हाल फिलहाल में आपने देखा, ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि अध्यादेश जो जारी किया गया है वो कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, जो कि 11 मई को दिया गया था, उसको पलट के रख दिया है। क्या कोई ऑर्डिनेंस किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल कर सकता है? चर्चा करेंगे इस बारे में, और साथ ही साथ हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में जो भी तनातनी है उसके बारे में भी चर्चा, किस सब्जेक्ट को लेके है तनातनी, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम इरफान है, मैं जुडिशियल अड्डा के प्लेटफॉर्म से एज एक एडमिशन जुड़ा हुआ हूं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है, विजिटर है फर्स्ट टाइम, तो इस चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको लॉ के मुद्दे पर और कानून के बारे में और ज़्यादा जानकारी हो सके और ज़्यादा आप अपडेट हो सके। डिस्क्रिप्शन में आप वेबसाइट का लिंक है, उस पर भी विजिट करिए और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं वहां से। देखिए, हाल फिलहाल में जो 19 मई को ऑर्डिनेंस जारी किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, उसके बारे में तो हम अभी कुछ देर बाद चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। ये बेसिक एक सवाल है हमारे सामने जिसके बारे में हर एक नागरिक को पता होना चाहिए। देखिए, ऑर्डिनेंस भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 में उसका प्रोविजन है। ये कहता है कि अगर कभी भी एक ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए जो बहुत ही अर्जेंट है या अनअवॉइडेबल है या अर्जेंट मैटर है, उस मैटर पे हमें कानून पारित करना है और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो फॉर द टाइम बीइंग प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है, पावर है कि उस मुद्दे पे, उस सब्जेक्ट पे, उस मैटर पे जिसको बहुत दिन तक अवॉइड नहीं किया जा सकता, एक ऑर्डिनेंस पारित कर दे। ऑर्डिनेंस का जो इफेक्टिवनेस है, या आप कह लीजिए कि उसका जो प्रभाव होता है, वो कानून के ही इक्विवेलेंट में होता है। ऐसा माना जाता है कि वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, हालांकि भले ही पार्लियामेंट ने उसे पारित नहीं किया। हाँ, जब ऑर्डिनेंस जारी हो जाता है, इश्यू कर दिया जाता है, तो जब भी, अब चूंकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी तभी तो उसको प्रेसिडेंट ने लाया और तभी उसको ऑर्डिनेंस कहा गया, लेकिन जब कभी भी भविष्य में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पार्लियामेंट सेशन में आएगी, तो उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाता है और वो पार्लियामेंट के ऊपर निर्भर करता है कि उसको अप्रूव करे या डिसअप्रूव करे। तो दोनों सदन जब सेशन में आएंगे तभी ऐसा हो सकता है। अब जब सेशन में आती हैं दोनों सदनें, लोकसभा और राज्यसभा, उसके बाद सेशन में आने के बाद उस जो ऑर्डिनेंस है उसका जो इफेक्टिवनेस, प्रभाव होता है, वो अगले 6 हफ्ते तक, फ्रॉम द डेट ऑफ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, वो 6 हफ्ते और मतलब इफेक्टिव में रहता है वो ऑर्डिनेंस। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो लैप्स हो जाता है। इस दरमियान अगर पहले भी अगर पार्लियामेंट ने उसको डिसअप्रूव कर दे उस अध्यादेश को, तो भी अध्यादेश जो है लैप्स हो जाता है। 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो उसको अप्रूव कर देगा पार्लियामेंट, तो वो एक एक्ट या एक कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है, एज ए कानून की तरह उसका इफेक्टिव आ जाता है। तो ये ऑर्डिनेंस होता है। और 6 हफ्ते का भी मियाद आपको पता चल गया कि पार्लियामेंट जब सेशन में आता है 6 महीने तक ये इफेक्टिव में रहता है वहां से। अब हुआ क्या कि आपको पता है कि 11 मई को 7-8 साल से जो केस दिल्ली गवर्नमेंट लड़ रही थी कि भाई हमें पावर दिया जाए, कभी कभी एलजी के बीच में और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो साहब हैं उनके बीच में लड़ाई होती थी पावर्स को लेके। सूची, भारतीय संविधान की सूची जो 2 में एंट्री नंबर 41 है, उस पर जो सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज शब्द इस्तेमाल किया गया, उस पर लेके तनातनी था कि भाई ये हमारा पावर है, ये आपका पावर नहीं है। कोई ऑफिसर है ए रैंक का, आईएएस है, आईपीएस है, उसको ट्रांसफर, उसकी नियुक्ति की पावर हमारे पास है। दिल्ली सरकार ऐसा कहती थी, एलजी कहता था कि भाई हमारे पास पावर है, इसमें आप इंटरफेयर मत करिए। यही केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को 2023 को इस पर एक जजमेंट भी पारित किया और ये कहा कि दिल्ली सरकार को इख्तियार है। और हाँ, कुछ मुद्दे को छोड़ के, जैसे लैंड है, पब्लिक ऑर्डर है और पुलिस है, इस 3 मैटर को छोड़ के बाकी जो एंट्री नंबर 41 में है सूची 2 में, उन सारे मैटर्स पे, सब्जेक्ट्स पे दिल्ली सरकार को इख्तियार है कि उस पर कानून बनाए, उस पर एग्जीक्यूट करे उन सब सब्जेक्ट्स पे। तो दिल्ली सरकार, माना जा रहा है कि इस जजमेंट से जीत गई और दिल्ली सरकार का पावर ज्यादा आ गया। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज को अध्यादेश लाके बिल्कुल इस जजमेंट को पलट दिया है और अध्यादेश में कहा है कि देखिए भाई, जो दिल्ली है उसको आप एज ए आम यूनियन टेरिटरी की तरह मत लीजिए। दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहां पे नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक फंक्शनरीज यहाँ पे होती हैं। साथ ही साथ जो डिप्लोमेट्स हैं यहाँ पे आते रहते हैं, फॉरेन डिप्लोमेट मिशन से संबंधित यहाँ पे एक्टिविटीज, इवेंट्स होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरे देश, इस पे सिर्फ दिल्ली के निवासी सिर्फ इससे प्रभावित नहीं होते, पूरे देश की जनता जो है इस पे आग गड़ाए हुए होती है। और कुछ अगर घटनाएं या इवेंट या कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं तो इससे पूरे देश की छवि जो है प्रभावित होती है या छवि बन सकती है।
इसलिए यहाँ पे दिल्ली सरकार का पावर जो है रिलेटिंग टू पब्लिक सर्विस या आप कह लीजिए कि सर्विसेज से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान में ही आपने आर्टिकल 239 ए को देखा होगा, जहां पे ऐसा कहा गया है कि यूनियन टेरिटरी में ऐसा ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, एलजी होंगे जो कि राष्ट्रपति के द्वारा इस तरीके से गवर्न किए जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किए जाएंगे वो, तो ये सब बात कही गई थी। तो 239 ए का हमने देखा कि जजमेंट के थ्रू तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा वो इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है 239 ए जो था, इसलिए ये अध्यादेश लाके केंद्र सरकार ये कहना चाह रही है कि दिल्ली में जो भी सर्विसेज को लेके अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर और उनके विजिलेंस जो आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस है, ग्रुप ए के एम्प्लॉयज है, उनको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ही नियुक्त करेगी, ट्रांसफर करेगी, उन पे पकड़ केंद्र सरकार का ही होना चाहिए। इस तरीके से अध्यादेश में लाके बोला गया है। अध्यादेश में ये भी बोला गया है कि देखिए अल्टीमेटली क्या होता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की अवहेलना है, कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। हमारे देश में खास बात यह है कि कोई सुप्रीम नहीं, ना तो वो पार्लियामेंट ना तो वो सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई चीज सुप्रीम है तो वो भारतीय संविधान है। जो भी ऑर्डिनेंस आया है उसको आप ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की अवहेलना है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देखिए है आर्टिकल 123 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति को है, उसके अकॉर्डिंग जो है भारतीय संविधान के दायरे में रह के ये अध्यादेश लाया गया है। इतना आप कह सकते हैं कि हाँ ये कहीं ना कहीं एक एरोगेंस है या ठन है, टुन है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो इस तरीके से प्री प्लान किए थे कि भाई अगर हम केस हार भी गए तो इस तरीके से ऑर्डिनेंस पारित कर देंगे। एक जिद कह सकते हैं आप इसको, जिद की शक्ल कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। लेकिन वट एवर हैज बीन डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द प्रेसिडेंट एकदम इन लाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको कहीं भी किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं कहा जा सकता। तो इसमें यही कहा गया है कि भाई अध्यादेश में ये कहा गया है कि एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसमें जो ग्रुप ए के एम्प्लॉयज हैं उनके ट्रांसफर, विजिलेंस और अपॉइंटमेंट पे इख्तियार होगा। उस अथॉरिटी को पहले रिकमेंड किया जाएगा, है ना। दिल्ली गवर्नमेंट पहले रिकमेंड कर, मतलब एलजी जो है वो अथॉरिटी जो है एलजी को रिकमेंड करेंगे और एलजी का फाइनल डिसीजन होगा कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। इस तरीके से कहीं ना कहीं पूरी जनता या दिल्ली की जनता को ध्यान में रखते हुए एक तरीके से डेमोक्रेटिक इलेक्टेड जो दिल्ली गवर्नमेंट की सरकार है वो और सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके से दिल्ली के को लेके इस सब्जेक्ट को लेके अपना कार्य करेगी, सो दैट दोनों इफेक्टिवली काम कर पाए, सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट भी इस तरीके से बातें की। अब वो अथॉरिटी में नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी उसका नाम है, जिसमें दिल्ली चीफ मिनिस्टर होंगे और होम सेक्रेटरी होंगे और चीफ सेक्रेटरी भी होंगे। ये तीन लोग कुछ इस तरीके से होंगे, जहाँ पे ऑब्वियसली आप ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की है, क्योंकि इनके दो नुमाइंदे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी तो इन्हीं के चीफ सेक्रेटरी हो गए, दिल्ली चीफ मिनिस्टर हो गए और उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम हो गए, दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो कि केंद्र सरकार ही नियुक्त करती है। चीफ सेक्रेटरी भी जो है केंद्र सरकार नियुक्त करती है। दो तो इन्हीं के बंदे हो गए। अब ये तीनों लोग मिलकर मेजॉरिटी जो रिकमेंड करेगी एलजी को रिलेटिंग टू ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट, विजिलेंस ऑफ सिविल सर्वेंट, वो अकॉर्डिंगली लेफ्टिनेंट एलजी का फाइनल पावर होगा, उनमें वो आगे क्या कर सकते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, आप ये बात ध्यान में रखिए कि केंद्र सरकार जिन टॉपिक पे लॉ बना सकती है उन्हीं टॉपिक पे ऑर्डिनेंस भी पारित कर सकती है, उन्हीं मुद्दे पे ऑर्डिनेंस भी पारित कर सकती है। कहीं भी किसी तरीके से ये इलीगल नहीं है। तो ये आपको बताना था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये ऐसा कहा जाता है कि जो ऑर्डिनेंस, ये जो जजमेंट पारित किया है उस पर रिव्यू पिटीशन भी फाइल किया गया है। कुछ लोगों का कहना है रिव्यू पिटीशन फाइल है फिर भी ये ऑर्डिनेंस ले आए तो मतलब क्या हुआ, फिर रिव्यू पिटीशन में नहीं जाना था सेंट्रल गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं है, कोई चीज़ रिव्यू में है, पेंडिंग है, तब भी ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है। अब देखना ये है कि रिव्यू करते कि सुप्रीम कोर्ट तो अभी देखिए समर वेकेशन है या जो भी है छुट्टी है, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करती है, अगला स्टेप क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का या दिल्ली सरकार का, वो देखने की चीज़ें हैं। आपने हमारे साथ ये जुड़े रहे और इस वीडियो को आखिर तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए। लास्ट मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा।